चलिए बाबा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे अपना रिवीजन ऑन ई वे बिल। सर एक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा लिंकिंग ले लीजिए। हमने जीएसटी सीखना स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विसेज से। सर गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा, सप्लाई या तो इंट्रास्टेट होगा। इंटरस्टेट सप्लाई में सर आईजीएसटी लगेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी लगेगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। आपको वैल्यू मालूम चल गया तो अब आप रेस करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। ठीक है सर, एक बार जो टैक्स इनवॉइस रेस कर दिया, क्रेडिट नोट डेबिट नोट बना लिया सर, उसके बाद अब मुझे अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और गुड्स मैं सामने वाले व्यक्ति को भेज दूंगा विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। अब हम पढ़ने वाले हैं ई वे बिल का अपना चैप्टर कि सर जब आप गुड्स किसी को भेज रहे हो, ऑन द वे जब आपका ट्रक जा रहा है तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर खड़ा रहेगा, वो बोलेगा बेटा इनवॉइस दिखा, डिलीवरी चालान दिखा या फिर बिल ऑफ सप्लाई दिखा प्लस ई वे बिल दिखा। तो चलिए हम समझना चालू करते हैं कब कब हमें ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। ई वे बिल का चैप्टर सेक्शन नंबर 68 रेड विथ रूल नंबर 138, 138 ए से लेके 138 बी सी डी ई तक हम पढ़ने वाले हैं। आ जाइए पढ़ेंगे ई वे बिल। सर ई वे बिल का चैप्टर पहले पहले शुरुआत होती है कि ये ई वे बिल जनरेट किसे करना है। सर सप्लायर जनरेट करेगा या रिसिपिएंट जनरेट करेगा। जो अगर कोई सप्लाई का मामला है तो या सप्लायर जनरेट कर ले या रिसिपिएंट जनरेट कर ले। सर अगर सप्लाई का मामला नहीं है तो कंसाइनर जनरेट कर ले या कंसाइनर जनरेट कर ले। जो भी मूवमेंट कर रहा है वो ई वे बिल जनरेट करेगा। याद रखिएगा, जो भी मूवमेंट कर रहा है वो ई वे बिल जनरेट करता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर अब अगर समझ लीजिए सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो याद रखिएगा इफ सप्लाई इज अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, तो मूवमेंट इज ऑलवेज डीम्ड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द रिसिपिएंट और रिसिपिएंट ई वे बिल जनरेट करेगा। तो सर पहला पॉइंट, कौन जनरेट करेगा ई वे बिल? सप्लाई जनरेट करेगा, रिसिपिएंट जनरेट करेगा, कंसाइनर जनरेट करेगा, कंसाइनर जनरेट करेगा। जो भी मूवमेंट कर रहा है वो ई वे बिल जनरेट करेगा। और सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो मूवमेंट ऐसा मान लिया जाएगा रिसिपिएंट कर रहा है, जो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है वही ई वे बिल जनरेट करेगा। कहां जाके जनरेट करेगा? ई वे बिल gst.gov.in में जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? बाय अपलोडिंग द डिटेल्स इन पार्ट ए और एंड पार्ट बी। पार्ट ए में ट्रांजैक्शन का डिटेल डालेगा, कौन सप्लायर है, कौन रिसिपिएंट है, क्या गुड्स वगैरह है। पार्ट बी में सर ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल डालेगा और जैसे ही डाल दोगे डिटेल पार्ट ए और पार्ट बी में, वैसे ही एक यूनिक ई वे बिल नंबर आपके ई वे बिल को दे दिया जाएगा। सर ई वे बिल जनरेट क्यों करना है? बहुत बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ई वे बिल जनरेट कब कब करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? जब आप मूवमेंट कर रहे हो गुड्स जिसका कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज, ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 रुपीज अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, चाहे इंट्रा हो इंटर हो, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो सर ये कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? याद रखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू आपको देखना है वैल्यू विच इज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। जो भी आपने इनवॉइस डिक्लेयर किया है, याद रखिएगा हर इनवॉइस, हर बिल ऑफ सप्लाई, हर डिलीवरी चालान एक अलग कंसाइनमेंट होता है। ठीक है सर। तो इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान प्लस उसके साथ जीएसटी ऐड कर दीजिएगा। अगर अमाउंट मोर देन 50,000 रुपीज है तो सर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं, वैल्यू प्लस द जीएसटी, टोटल अमाउंट शुड बी मोर देन 50,000, तभी ई वे बिल जनरेट करूंगा। बिल ऑफ सप्लाई में सर जो सप्लाई का अमाउंट होगा वो आएगा, जीएसटी आएगा नहीं क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी नहीं होता है। तो उस केस में जो टोटल होगा दैट शुड बी मोर देन 50,000। डिलीवरी चालान में जो आपने एक अमाउंट बोला होगा, जो आपने मूव कर रहे हैं गुड्स उसका एक अमाउंट बोला होगा, वो अमाउंट अगर मोर देन 50,000 है, जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया होगा अपने डिलीवरी चालान में, अगर वो मोर देन 50,000 है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा हर एक इनवॉइस, हर एक बिल ऑफ सप्लाई, हर एक डिलीवरी चालान एक अलग कंसाइनमेंट होता है। सर अगर मैंने इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जनरेट किया है तो सर याद रखिएगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई से एग्जाम सप्लाई का वैल्यू एक्सक्लूड कीजिएगा। फिर अगर जो टोटल है इंक्लूडिंग द जीएसटी अमाउंट अगर मोर देन 50,000 है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो सर ई वे बिल कब जनरेट करेंगे? व्हेन द कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज। सेकंड पॉइंट यहां बोलता है कि सर मैंडेटरीली ई वे बिल आपको दो केसेस में जनरेट करने पड़ते हैं। अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है टू ए जॉब वर्कर, इंटरस्टेट मूवमेंट टू ए जॉब वर्कर, फॉर जॉब वर्क अगर आप गुड्स भेज रहे हो, इंटरस्टेट मूवमेंट है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। मैंडेटरीली, वैल्यू नहीं देखना है, मैंडेटरीली जनरेट करना है। सेकेंडली अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन,
जिसको एग्जाम्पशन दिया गया था फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24(1) एंड सेक्शन नंबर 24(2). सेक्शन नंबर 24(1) एंड 24(2), सेक्शन नंबर 24(1) और 2 बेसिकली इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एग्जाम्पशन देता है सर विथ रेस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो सर अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर हैं जो एग्जाम्पशन में है अंडर सेक्शन नंबर 24(1) एंड 24(2) में बेसिकली आपको एग्जाम सेक्शन नंबर 24(1) एंड 24(2) से आपको एग्जाम्पशन दिया गया है, वहां पे बेसिकली एग्जाम एक नोटिफिकेशन इशू करके आपको एग्जाम्पशन दिया गया है। तो इवन दो आप एग्जाम्प्टेड है फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपको ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। यही बोल रहे हैं इंटरस्टेट मूवमेंट फॉर जॉब वर्क एंड इंटरस्टेट मूवमेंट अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हो रहा है किस पर्सन के द्वारा, जिस पर्सन को एग्जाम्पशन दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 24(1) एंड 24(1) एंड 24(2) से फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, बेसिकली एग्जाम्पशन 24(1) एंड 2 में नहीं दिया जाता, एग्जाम्पशन बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन नंबर 23(2) दिया जाता है फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर 24(1) एंड 2। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा, तो सर एक बात बताइए, आपने अभी तक क्या बोला? मैंने बोला ई वे बिल किसे जनरेट करना है? सप्लाई जनरेट करेगा, रिसिपिएंट जनरेट करेगा, कंसाइनर जनरेट करेगा, कंसाइनर जनरेट करेगा, जो भी मूवमेंट कर रहा है हूएवर कॉजेज द मूवमेंट ही विल जनरेट द ई वे बिल। ठीक है सर। उसके बाद सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट को मान लिया जाएगा वो मूवमेंट कर रहा है, और रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो ई वे बिल जनरेट करेगा। कहां जाके जनरेट करेगा? ई वे बिल gst.gov.in में जनरेट करेगा। क्या क्या डिटेल अपलोड करेगा? पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ जीएसटी EWV01 में डिटेल अपलोड कर देगा, और सर एक यूनिक ई वे बिल नंबर असाइन कर दिया जाएगा। कब कब ई वे बिल जनरेट करना है? अगर आप कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स मोर देन 50,000 का मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट के लिए होता है ई वे बिल। ठीक है सर, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। 2 केसेस में मैंडेटरी है, नंबर 1 जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो, नंबर 2 अगर आप एक ऐसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर हो जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन मिला हुआ है, जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 24(1) एंड 2 में बोलते हैं, उससे आपको एग्जाम्पशन मिला हुआ है, तो आप इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए आपको कंपल्सरी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। याद रखिएगा, कंसाइनमेंट वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू प्लस जीएसटी देखना है, बिल ऑफ सप्लाई का अमाउंट देखना है, टोटल डिलीवरी चालान का टोटल अमाउंट देखना है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई से एग्जम्प्ट सप्लाई का वैल्यू एक्सक्लूड कर दीजिएगा, फिर टोटल देखिएगा, आपको कंसाइनमेंट वैल्यू मिल जाएगा। ई वे बिल कब जनरेट करना है? प्रायर टू मूवमेंट आपको जनरेट करना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रेल, एयर और शिप, ई वे बिल में बी जनरेटेड आफ्टर मूवमेंट ऑल्सो। याद रखिएगा, जनरली आपको प्रायर टू मूवमेंट करना है, लेकिन रेल, एयर और शिप का केस में ई वे बिल आफ्टर मूवमेंट भी आप जनरेट कर सकते हो। सर ई वे बिल का वैलिडिटी क्या होता है? याद रखिएगा, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है ओडीसी या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें शिप इन्वॉल्व है, तो लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर के लिए 1 डे ई वे बिल का वैलिडिटी मिलेगा। लेकिन अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन विच इन्वॉल्व शिप, इनको छोड़ के अगर नॉर्मल कार्गो है या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें शिप इन्वॉल्व नहीं है, तो 200 किलोमीटर के लिए 1 डे का वैलिडिटी मिलता है। बेटा ये 1 डे कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एन एग्जांपल, ई वे बिल अगर मैंने आज जनरेट किया है, तो ई वे बिल का अगर एक दिन का वैलिडिटी देखना है, तो ई वे बिल वैलिडिटी आज से ही चालू हो जाएगा, अभी से ही चालू हो जाएगा जब मैंने जनरेट किया है। लेकिन एक दिन का जो काउंटिंग होगा वो आज रात से लेके कल रात तक का एक दिन का काउंटिंग होता है। याद रखिएगा, वैलिडिटी आज ही से अभी से चालू हो जाएगा, लेकिन एक दिन का काउंटिंग आज मिडनाइट से लेके कल मिडनाइट तक रहेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब सर अगर मुझे गुड्स, समझ लीजिए मोटो है यहाँ पे, मोटो को गुड्स पतलू को भेजना है, तो सर क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? रूल नंबर 138 बोलता है कि डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस टू बी कैरीड बाय पर्सन इंचार्ज। इनवॉइस ले लेना अपने साथ में, ये जो पर्सन इंचार्ज है, जो ट्रक का ड्राइवर है, वो क्या बोलेगा? इनवॉइस लेगा, बिल ऑफ सप्लाई लेगा, डिलीवरी चालान लेगा। ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो भी होगा, प्लस ई वे बिल ले लेगा, एंड बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट्स का मामला है, अगर आप कस्टम पोर्ट से गुड्स वगैरह लेके जा रहे हो, तो सर उस केस में याद रखिएगा बिल ऑफ एंट्री भी साथ में होना चाहिए। ठीक है सर, बेसिकली बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, और बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे क्या होता है ना, एक ई वे बिल भी जनरेट हो जाता है। उसके बाद ई वे बिल नहीं चाहिए अगर पर्सन इंचार्ज है। बेसिकली क्या आपको लगता है, रेल का केस में जो रेल का कंडक्टर होगा या गार्ड होगा, वो यहाँ पे रेल का जो ड्राइवर होगा वो क्या ई वे बिल कैरी करेगा? एयर का केस में क्या पायलट ई वे बिल कैरी करेगा? सर वेसल का केस में क्या जो मास्टर ऑफ द शिप होगा वो ई वे बिल कैरी करेगा? नहीं सर, उनको ई वे बिल कैरी करने की जरूरत नहीं है। और सर आपको फिजिकल टैक्स इनवॉइस नहीं लेना है अगर आपने क्यूआर कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है, मतलब जब आप इनवॉइसिंग करते हो आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया जाता है, एक क्यूआर कोड दिया जाता है जिसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड होता है। अगर ट्रक का ड्राइवर है, समझ लीजिए, वो क्यूआर कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर अपने साथ लेके जा रहा है, तो उसको अलग से फिजिकल टैक्स इनवॉइस लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं जा रहा था, मैं तो रास्ते में जा रहा था। ठीक है सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जा रहा था? इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल।
लेके जा रहा था, ठीक है। अब मुझे रोक लिया ऑफिसर ने। रूल नंबर 138 बी आएगा, वो वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस का चेकिंग करेगा। सर चेकिंग कौन करता है? ऑथराइज प्रॉपर ऑफिसर ही करता है। जो इंस्पेक्टर है वो अभी ऑथराइज है बाय द कमिश्नर। सर वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ई वे बिल चेक करेगा और बोलेगा ट्रक खोल। ट्रक का डिटेल्स भी, ट्रक के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आइटम रहेगा उनको भी चेक कर लेगा। इनवॉइस, बिल ऑफ इनवॉइस, ई वे बिल, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान उसके साथ ई वे बिल को मैच करेगा। उसके बाद ट्रक को भी, ट्रक में जो भी गुड्स है उसको भी मैच करेगा और अगर सब कुछ सही है तो आपको जाने देगा, ठीक है सर। एक बात याद रखिएगा, जनरली आपका जो चेकिंग करता है वो इंस्पेक्टर, जिसको कमिश्नर ने ऑथराइज कर रखा है, वही करता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनको मिल गया होगा, अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उन्हें मिला है, तो एनी अदर ऑफिसर में डू द फिजिकल वेरिफिकेशन विद द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर। उसके बाद रूल नंबर 138 आता है कि एक बार ऑफिसर ने जो चेकिंग कर लिया, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, एक बार जो आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो ऑनलाइन जाएगा और एक समरी रिपोर्ट अपलोड करेगा इन जीएसटी ईडब्ल्यूबी 03 पार्ट ए विद इन 24 आवर्स। कितना टाइम में ऑफिसर ऑनलाइन जाएगा और एक समरी रिपोर्ट अपलोड कर देगा कि हमने चेकिंग किया है और ये समरी है। उसके बाद डिटेल में चेकिंग होने के बाद ट्रक का वो एक डिटेल फाइनल रिपोर्ट भी अपलोड करेगा इन ईडब्ल्यूबी 03 पार्ट बी में विद इन 3 डेज प्लस 3 डेज का एक्सटेंशन उसे दिया जा सकता है। बेटा एक बात याद रखना, जैसे ही उसने समरी रिपोर्ट अपलोड कर दिया या फाइनल रिपोर्ट अपलोड कर दिया, उसके बाद तो ऑनलाइन आपका रिपोर्ट अपलोड हो चुका है। अब फिर से वेरिफिकेशन नहीं होगा, फ्री फ्लो, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा अब। लेकिन सर अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उन्हें मिल गया तो सर फिर से चेकिंग भी हो सकता है। उसके बाद अब सुनिए, रूल नंबर 138 बोला, 138A बोला, आप जब रास्ते में जा रहे हो तो आपको इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई प्लस डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल लेके जाना है, ठीक है। जाओगे, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन करने के बाद ऑफिसर ऑनलाइन एक समरी रिपोर्ट और डिटेल रिपोर्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट अपलोड कर देगा। उसके बाद अगर समझ लीजिए आपको मोर देन 30 मिनट्स अगर आपको रोक लिया गया, तो जो ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या कर सकता है? सर मैं दुखी हो गया हूं, दुखी का जो ग्रीवेंस रिपोर्ट होता है ईडब्ल्यूबी 04 में वो अपलोड कर सकता है कि सर मेरे को यहां रोक लिया गया है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। मोर देन 30 मिनट्स अगर किसी का डिटेंशन हो जाता है तो वो ट्रांसपोर्टर ऑनलाइन जाके ऐसा ग्रीवेंस रिपोर्ट फाइल कर सकता है। अब जब आप रास्ते में जा रहे हो तो गवर्नमेंट बोल रहा है, कमिश्नर कुछ ट्रांसपोर्टर्स को नोटिफाई कर देगा जिनको अपने ट्रक में आरएफआईडी डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप आरएफआईडी डिवाइस यहां इंस्टॉल कर लोगे। आरएफआईडी डिवाइस में आप जो आरएफआईडी डिवाइस में जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो बेसिकली आरएफआईडी डिवाइस में डाल दिया जाएगा। आप जा रहे हो, आपका आरएफआईडी डिवाइस सिग्नल भेजेगा, आरएफआईडी रीडर सिग्नल को रीड करेगा। आरएफआईडी रीडर क्या करेगा? डिटेल्स को ई वे बिल का जो पोर्टल है उससे वेरीफाई कर लेगा। आपका इनवॉइस ई वे बिल पोर्टल में जो आपने इनवॉइस का डिटेल दिया था उसके साथ वेरीफाई हो गया, गेट खुल जाएगा और आप जा सकोगे। लेकिन अभी तक ये सपना है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, जो टोल बूथ्स हैं उनका जो डिटेल्स है उसको ऑफिसर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। अब आप रास्ते में जा रहे थे, कुछ इश्यू हो गया, समझ लीजिए आपकी ट्रक बीमार पड़ गई और ट्रक चेंज हो गया। तो याद रखिएगा, अगर ट्रक बीमार पड़ गई, रिपेयरेबल है, आप ट्रक चेंज नहीं कर रहे हो, बस आप एक काम कीजिए, एक्सटेंशन चाहिए, ई वे बिल का एक्सटेंशन ले सकते हो। रात को 12 बजे ई वे बिल एक्सपायर होने वाला है, कल सुबह 8 बजे तक एक्सटेंशन ले सकते हो या 8 घंटे पहले तक आप एक्सटेंशन मांग सकते हो। मतलब आज शाम को 4 बजे से लेके कल सुबह 8 बजे तक किसी भी टाइम पे आप ई वे बिल का एक्सटेंशन मांग सकते हो। सर समझ लीजिए, अगर ब्रेकडाउन हुआ और या फिर ट्रांसशिपमेंट हुआ, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में गुड्स डाले गए और मेरा ही ट्रक था या मैं ही ट्रांसपोर्टर था, सेम ट्रांसपोर्टर है, बस नए ट्रक का डिटेल अपडेट कर देना। लेकिन सर अगर कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर है तो पहले क्या करेगा, जो पहला ट्रांसपोर्टर था वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल असाइन करेगा। अब दूसरा ट्रांसपोर्टर अपने ट्रक का डिटेल डालेगा और गुड्स को लेके जाएगा। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, आपका जो पार्ट भी है, जो ट्रक का डिटेल है, वो अपडेटेड रहना चाहिए, नहीं तो उसमें डिटेल गलत हो गए। गलत डिटेल मतलब आपका ई वे बिल गलत हो गया सर, याद रखिएगा इस बात का, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताइए, क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं अगर मैंने ई वे बिल जनरेट ही नहीं किया? याद रखना, सेक्शन नंबर 122 जो आपका पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस का चैप्टर है, उसमें बोला गया है आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 122 प्लस सेक्शन नंबर 129 में डिटेंशन एंड सीजर भी होगा। तो इसीलिए ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने एडिशनल पॉइंट बोल दिया। सर ई वे बिल कब कब नहीं चाहिए? ई वे बिल कब कब नहीं चाहिए, ये बहुत सारे डिटेल हैं जब जब आपको ई वे बिल नहीं चाहिए, ये आप घर में पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको फिर भी
एक बार बता देता हूं कि सर ये पहला पॉइंट मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट है। बाकी सर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो नॉन मोटराइज कार कन्वेंस में, गधे गाड़ी पे, घोड़े गाड़ी पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बैल गाड़ी पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसका कोई नंबर ही नहीं होता, तो वो सब केसेस में बेसिकली ई वे बिल का जरूरत नहीं होता। सर ट्रांसपोर्टेशन, चलिए मैं आपको बोल ही देता हूं। ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर ट्रांसपोर्टेशन इज एलपीजी, केरोसिन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोस्टल बैगेजेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पर्ल, प्रीशियस स्टोन, मेटल, ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ एंड स्मिथवेयर एंड अदर आर्टिकल, करेंसी, यूज पर्सनल इफेक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। मतलब गोल्ड सिल्वर वगैरह का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। क्यों बताओगे ऑनलाइन जाके, कहीं अगर आपको कोई लुटेरे लूट के ले गए तो इसीलिए यहां पे बोला गया है कि ई वे बिल जनरेट नहीं करना है अगर गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन वगैरह का मामला है, प्रीशियस स्टोन, मेटल वगैरह का मामला है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह अगर आप लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, ई वे बिल नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे अब अमेंडमेंट आ गया है कि सर एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब अगर आप इमिटेशन, जो डुप्लीकेट ज्वेलरी होती है, जो एक्चुअल गोल्ड एंड सिल्वर नहीं होता, गोल्ड एंड सिल्वर के जैसे लग रहा है, इमिटेशन ज्वेलरी, बेटा इमिटेशन ज्वेलरी का केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। बेटा याद रखना, ज्वेलरी का केस में ई वे बिल नहीं चाहिए, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी का केस में ई वे बिल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फटाफट पढ़ देता हूं। ट्रांसपोर्टर, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो थ्रू नॉन मोटराइज कन्वेयंस, मतलब सर बैलगाड़ी वगैरह पे, तो ई वे बिल नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन टू और फ्रो कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट स्टेशन, टू इनलैंड कंटेनर डिपोट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, मूवमेंट अगर हो रहा है कोई नोटिफाइड एरिया में, तो गवर्नमेंट ने अगर कोई नोटिफाई किया एरिया को, उस केस में ई वे बिल नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है एग्जम्प्टेड गुड्स का, अल्कोहलिक लिकर का, एचपी मैन का, तो ई वे बिल नहीं चाहिए। लेकिन डी ऑयल्ड केक के केस में ई वे बिल का जरूरत पड़ेगा, इवन दो इट्स एन एग्जम्प्ट आइटम, लेकिन ई वे बिल का जरूरत पड़ेगा। वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज नॉट ए सप्लाई, शेड्यूल 3 का कोई आइटम है। ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट टू और फ्रो कैंटीन और ऑथराइज कस्टमर, तो सीएसडी कैंटीन्स वगैरह जो होते हैं उनको ई वे बिल का जरूरत नहीं है। हेवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट कराए, ई वे बिल का जरूरत नहीं है। डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेसिकली आर्मी अपना AK-47 वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या बताएगा सबको? मैं ई वे बिल जनरेट करके सबको बता देता हूं ऑनलाइन जाके? नहीं, उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं किया जाता है। अगर एम्प्टी कंटेनर्स या एम्प्टी सिलेंडर मूव हो रहे हैं तो ई वे बिल का जरूरत नहीं है। वेयर कंजाइनर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्टेशन रेल के द्वारा हो रहा है, ई वे बिल का जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन कस्टम पोर्ट स्टेशन टू अनदर कस्टम पोर्ट स्टेशन, ई वे बिल का जरूरत नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कस्टम सुपरविजन के अंडर हो रहा है, ई वे बिल का जरूरत नहीं है। ट्रांजिट कार्गो जब नेपाल एंड भूटान जा रहा है, उस केस में भी ई वे बिल का जरूरत नहीं है। बस यही यहां पे बोला गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग इमिटेशन ज्वेलरी के लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन, यहां पे क्लैरिफिकेशन क्या, अमेंडमेंट कर दिया है और बोल दिया इमिटेशन ज्वेलरी के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां पे एक छोटा सा सर्कुलर है, समझ लीजिए। एक स्टेट में, समझ लीजिए ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका, आप क्या कर रहे हो, आप एसईजेड को कुछ गुड्स भेज रहे हो। आप अगर एसईजेड को गुड्स भेज रहे हो तो याद रखिएगा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, लेकिन ई वे बिल में हम इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं देखते, हम मूवमेंट देखते हैं। तो इसको कैसा मूवमेंट बोला जाएगा? इसको सर ये सप्लाई कैसा है? अगर आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो तो सर ये सप्लाई, ये समझ लीजिए कर्नाटका स्टेट है, ये एक एसईजेड है, आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, तो सप्लाई तो इंटरस्टेट सप्लाई होता है एसईजेड को सप्लाई करना। लेकिन मूवमेंट कैसा है? मूवमेंट ये इंट्रास्टेट मूवमेंट है, और इंट्रास्टेट मूवमेंट पे जो कर्नाटका स्टेट के जीएसटी लॉज होंगे वही अप्लाई होंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये मूवमेंट कैसा है? इंट्रास्टेट मूवमेंट है, इसको मूवमेंट हम इंट्रास्टेट मूवमेंट बोलेंगे। तो इसमें जो कर्नाटका स्टेट के जीएसटी लॉज अप्लाई होंगे, क्योंकि ये मूवमेंट कर्नाटका स्टेट के अंदर हो रहा है। ठीक है सर, अगर सर समझ लीजिए ये एक स्टेट है कर्नाटका का, गुड्स मैंने इसी व्यक्ति को बेचा है, सर ये मूवमेंट, तो ये सप्लाई तो अगर आप देखोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि दोनों सप्लायर एंड रिसिपिएंट एक ही स्टेट में है। लेकिन मैंने क्या किया ना, गुड्स को ट्रक में डाला और ट्रक ऐसे दूसरे स्टेट से होते हुए यहां गया, मतलब क्योंकि यहां पे सिटी में जाएगा तो सर ट्रैफिक होगा, तो मैंने क्या किया, ट्रक को यहां से यहां भेज दिया। तो दूसरे स्टेट से होते हुए अगर ट्रक गया है तो सर ऑल्दो ये सप्लाई इंट्रा स्टेट है, लेकिन इसका अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो ये इंटर स्टेट मूवमेंट है, इंटर स्टेट मूवमेंट है। तो सर इंटर स्टेट मूवमेंट पे सेंट्रल जीएसटी लॉज अप्लाई होते हैं। याद रखिएगा, स्टेट के जीएसटी लॉज अप्लाई नहीं होते, सेंटर के जीएसटी लॉज अप्लाई होते हैं। ये क्लैरिफिकेशन था, मैंने यहां पे बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ई वे बिल में हु शैल जनरेट द ई वे बिल। याद रखिएगा, अगर आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया बाय रोड, तो सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन एज कंजाइनर, एज
रिसिपिएंट एज कंजाइनी अगर ई वे बिल जनरेट कर रहा है, अपने कन्वेंस में भेज रहे हो, हायर्ड कन्वेंस है या कोई पब्लिक कन्वेंस में भेज रहे हो, ई वे बिल का पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी दोनों ही आपको जनरेट करना है और बेटा दोनों ही आपको फिल करना है। और क्योंकि रोड का मामला है, ई वे बिल शुड बी जनरेटेड, पार्ट बी शुड बी अपडेटेड बिफोर मूवमेंट। सर समझ लीजिए मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए, मुझे तो पता नहीं कि ट्रांसपोर्टर कौन सी ट्रक में लेके जाएगा, तो सर याद रखिएगा अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू ट्रांसपोर्टर, पार्ट ए आप अपडेट कर दीजिए, उसके बाद ई वे बिल को असाइन कर दीजिए ट्रांसपोर्टर को, रजिस्टर्ड पर्सन टू असाइन द ई वे बिल टू ट्रांसपोर्टर। अब ट्रांसपोर्टर अपडेट करेगा अपना कौन सा व्हीकल में लेके जा रहा है, उस डिटेल को अपडेट करते हुए पार्ट बी को डालते हुए ई वे बिल को जनरेट कर लेगा। उसके बाद सर अगर मेरा गुड्स का मूवमेंट हो रहा है बाय रेल, अगर एयर या वेसल के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, पार्ट ए में अपडेट करूंगा, लेकिन पार्ट बी में मैं ही अपडेट करूंगा क्योंकि रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लेडिंग नंबर जनरली बाद में मिलता है, तो ई वे बिल आप जनरेट बिफोर या आफ्टर मूवमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद यहां पे बोला गया है रूल नंबर 138E कि सर कब कब आपका ई वे बिल पोर्टल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकोगे। याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग डिटेल्स इन पार्ट ए ऑफ EWB01, मतलब कब कब आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। याद रखिएगा नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन in part A in respect of outward supply of goods of a registered person। मतलब मेरा आउटवर्ड सप्लाई के लिए, मतलब मेरे आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो डिटेल्स है, मी एज ए सप्लायर ई वे बिल में मेरा नाम एज ए सप्लायर नहीं आएगा, मतलब मैं अपने सप्लाई रिलेटेड ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, मेरा रिसिपिएंट भी जनरेट नहीं कर सकता, ई कॉमर्स को ऑथराइज किया वो भी जनरेट नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टर भी जनरेट नहीं कर पाएगा, कोरियर एजेंसी भी मी एज सप्लायर ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकेगा। अगर मैं एक कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने अपना CMP 08 फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर फाइल नहीं किया है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए क्वार्टर यहां पे क्वार्टर लिख लेना, ठीक है। क्वार्टर्स के लिए अगर मैंने CMP 08 फाइल नहीं किया है, मतलब बेसिकली मैंने पेमेंट करते हुए अपना CMP 08 फाइल नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोलता है ई वे बिल पोर्टल ब्लॉक। अगर मैं अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर हूं और मैंने अगर 2 टैक्स पीरियड के लिए अपना रिटर्न नहीं लगाया है, मतलब समझ लीजिए GSTR 3B फाइल करना है, 2 महीने के लिए नहीं फाइल किया, या 2 क्वार्टर के लिए अगर GSTR 3B फाइल नहीं किया, अगर मैं क्वार्टरली रिटर्न में हूं तो 2 क्वार्टर के लिए अगर GSTR 3B फाइल नहीं किया तो बेटा पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। अगर पर्सन अदर देन ए, मतलब नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, कॉम्पोजिशन को छोड़ के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अगर GSTR 1 फाइल करते हैं, 2 महीने के लिए अगर GSTR 1 फाइल नहीं किया या 2 क्वार्टर के लिए अगर GSTR 1 फाइल नहीं किया है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर 2 मंथ्स और 2 क्वार्टर अगर मैंने फाइल नहीं किया तो ई वे बिल पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा। या फिर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है अंडर रूल नंबर 21A 1, 2 और 2A, तो सर याद रखिएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, मतलब हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है 21(2), अगर 21(1), 2 और 2A यही बोलता है कि सर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड था बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद अगर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर रखा है, या फिर सर GSTR 1 और GSTR 3B में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, एनोमलीज के कारण पोर्टल ने क्या किया है, आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर रखा है, तो बेटा उस केस में याद रखिएगा ये 4 केसेस में ये बोल रहे हैं आपका ई वे बिल पोर्टल भी ब्लॉक हो जाएगा। कॉम्पोजिशन डीलर CMP 08 2 क्वार्टर के लिए फाइल नहीं किया, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन मतलब अदर देन कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन, सर GSTR 3B जो भी आपका मंथली रिटर्न है, आपने GSTR 3B में आपको ईज के लिए बोल रहा हूं कि 2 महीने या 2 क्वार्टर के लिए आपने फाइल नहीं किए। सर अगर मैंने GSTR 1 2 महीना या 2 क्वार्टर के लिए फाइल नहीं किया, सर अगर मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो ई वे बिल पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा, तो मतलब मैं आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकूंगा। ठीक है सर, खरीदने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीदने पे जो सप्लायर है आपको सप्लाई कर रहा है वो आपका नेम इन द रेसिपिएंट और बायर डाल सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद प्रोवाइजो कमिश्नर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जा बेटा जा कमिश्नर सर मुझे माफ कर दीजिए, आप एक EWB05 में उसको एक एप्लीकेशन दे सकते हो ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, एक ऑर्डर दे देगा EW06 में और अलाउ कर देगा फर्निशिंग डिटेल्स इन पार्ट ए ऑफ EW01, या फिर बोलेगा जा बेटा जा नालायक यहां से भाग जा, रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देते हुए और बोलेगा रिटर्न वगैरह फाइल कर देना, ई वे बिल पोर्टल अनब्लॉक हो जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां बोले हैं सर, समझ लीजिए, याद रखिएगा ये पॉइंट को। ई वे बिल के लिए एक बात याद रखिएगा, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। मल्टीपल इनवॉइसेस है, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए मल्टीपल ई वे बिल जनरेट होंगे। मल्टीपल ई वे बिल को
कंसोलिडेट करके ट्रांसपोर्टर एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए आप एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल नहीं बना सकते, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए मल्टीपल ई वे बिल बनेंगे, और मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट के लिए मल्टीपल ई वे बिल बनते हैं। मल्टीपल ई वे बिल का एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल ट्रांसपोर्टर चाहे तो जनरेट कर सकता है। ट्रांसपोर्टर में जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन EWB02 इंडिकेटिंग सीरियल नंबर्स ऑफ ऑल द ई वे बिल्स व्हिच आर देयर। ई वे बिल में बी कैंसिल विद इन 24 आवर्स बट बिफोर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन से पहले आप कैंसिल कर सकते हो, या 24 आवर्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ई वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड अक्रॉस ऑल द स्टेट। रेलवे विल नॉट गिव द डिलीवरी अनलेस आप ई वे बिल, क्योंकि रेलवे का केस में आप ई वे बिल बाद में भी जनरेट कर सकते हो सर, रेलवे, एयर और वैसे तो ई वे बिल आप तीनों ही केस में बाद में जनरेट कर सकते हो, लेकिन रेलवे के लिए खासकर ये बोला गया है कि सर रेलवे आपको डिलीवरी नहीं देगा अगर आपने ई वे बिल जनरेट, अगर आपने ई वे बिल प्रेजेंट नहीं किया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ई वे बिल ऑप्शनल होता है, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन इक्वल टू है तो ई वे बिल ऑप्शनल होता है, चाहो तो कर सकते हो, कोई पैसा थोड़ी लगता है। लेकिन अगर मोर देन कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 तो ई वे बिल मैंडेटरी होता है। सर आप ट्रांसपोर्टर, कोरियर, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी ऑथराइज कर सकते हो ताकि वो आपका पार्ट ए ऑफ जीएसटी EWB01 भर के पार्ट बी भी भर के ई वे बिल जनरेट कर ले। आप ऐसा ऑथराइजेशन ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी को दे सकते हो। ठीक है सर। उसके बाद अगर कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों ही has not generated e-way bill or aggregate value of the goods carried is more than 50,000 तो ट्रांसपोर्टर shall मैंडेटरीली अगर इंटरस्टेट मूवमेंट है तो जनरेट करेगा ई वे बिल 01 ऑन द बेस ऑफ द इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर समझ लीजिए मैं कंसाइनर हूं, मैं अपना गुड्स, ये मैं बाद में बोलूंगा आपको, मैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्टर को भेज रहा हूं, तो एक बात याद रखिएगा, आप ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो या अब समझ लीजिए यहां से गुड्स चले गए दिल्ली जीटीए के पास, अब इस ट्रक से, तो यहां से मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स भेजा, मेरे ट्रक से यहां अनलोड होंगे, उसके बाद गुड्स पहुंच जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से समझ लीजिए यहां से अनलोड होकर छोटे ट्रक में जाएंगे। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो, एक एक्सेप्शन है कि अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो, इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, नंबर 1 ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो, नंबर 2 इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, नंबर 3 अगर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है, पार्ट ए भर देना, पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भर के आपके गुड्स को ले जाएगा। लेकिन सर अगर ट्रांसपोर्टर को भेज रहा हूं, इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, लेकिन डिस्टेंस अगर मोर देन 50 किलोमीटर हो गया तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। अगर इंटरस्टेट मूवमेंट है तो भी पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एक्सेप्शन है अगर ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो, नंबर 2 इंट्रास्टेट मूवमेंट है, नंबर 3 डिस्टेंस इज अप टू 50 किलोमीटर, तो सर सिर्फ पार्ट ए भरोगे तो चलेगा, पार्ट बी की जरूरत नहीं है। अब सर समझ लीजिए यहां से गुड्स अनलोड हो गए, अब जब फाइनल कंसाइनी के पास जा रहा है तो भी सेम चीज है, नंबर 1 ट्रांसपोर्टर की प्लेस से जा रहा है, नंबर 2 इंट्रास्टेट मूवमेंट है, और सर अगर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है, पार्ट ए भरोगे तो चलेगा, पार्ट बी अपडेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 50 किलोमीटर हो गया तो पार्ट ए तो है ही, पार्ट बी विद द न्यू ट्रक डिटेल आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां पे बोल रखा है कि सर अगर आप गुड्स को भेज रहे हो वेइंग ब्रिज में और डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर है तो डिलीवरी चालान के साथ भेज देना, ई वे बिल की जरूरत ही नहीं है, ई वे बिल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वेइंग ब्रिज मोर देन 20 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस अगर मोर देन 20 किलोमीटर है, वेइंग ब्रिज में आप गुड्स को वे होने भेज रहे हो तो डिलीवरी चालान के साथ ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर कैसा चैप्टर है? इस चैप्टर को मैं बी ग्रेडेड बोलता हूं, मुझे लगता है 2 से 4 मार्क इस बार एग्जाम में जरूर आएंगे। सर कौन से पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक होता है कब कब आपको ई वे बिल जनरेट करना है, एक होता है कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक होता है ई वे बिल का वैलिडिटी, उसका पॉइंट का ध्यान रखिएगा, एक ई वे बिल कब कब नहीं चाहिए इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, छोटा सा अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। ठीक है सर। उसके अलावा मुझे लगता है रूल नंबर 138E रेस्ट्रिक्शंस का जो बात बोलता है उसका ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले हैं, हो सकता है एक छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए बोला है। और ये जो मैंने आपको यहां समझाया ये भी एक अच्छा पॉइंट है। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ ई वे